आइए अब हम एल्डिहाइड तथा कीटोनों की कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को जानते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जहां एल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर नाइट्रिक एसिड, इनके द्वारा तो ऑक्सीकृत हो ही जाते हैं तथा ये संबंधित कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कुछ दुर्बल ऑक्सीकारकों जैसे कि टॉलेंट रीजेंट्स या फेलिंग सॉल्यूशन, इनके द्वारा भी ऑक्सीकृत होते हैं। जबकि दूसरी ओर यदि हम कीटोनों की बात करें तो कीटोन तीव्र ऑक्सीकारकों या प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जब हम इन्हें तीव्र ऑक्सीकारकों के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें उच्च ताप भी रखना पड़ता है, यानी कि प्रबल स्थितियां यदि हम उपलब्ध कराएं तो ही कीटोन ऑक्सीकृत होते हैं। चलिए इनका कुछ उदाहरण हम देखते हैं। यदि हम यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लें तो एसिटाल्डिहाइड की क्रिया यदि हम प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा कराएं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर नाइट्रिक एसिड, तो ये आसानी से पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। लेकिन यदि हम कीटोन लें तो कीटोनों के साथ यदि हम इन प्रबल ऑक्सीकारकों को रखते हैं तो साथ ही साथ हमें उच्च ताप भी रखना होता है। और इस स्थिति में जो कीटोन होते हैं उनके कार्बन कार्बन बंधों का विदलन होता है और हम जिस प्रकार का कीटोन लेंगे उस प्रकार और कौन से कार्बन कार्बन बंध का उसमें विदलन हो रहा है, इसके आधार पर हमें कई प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पर यदि एसीटोन लेते हैं, डाइमेथिल कीटोन, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास 3 कार्बन है, तो यदि पहले और दूसरे कार्बन का विदलन होगा तो यहाँ पर हमें एक हार्ड कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड मिलेगा और दूसरा 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड मिलेगा। इसी तरह से यदि हम 4 कार्बन वाला एसीटोन लेते हैं तो यहाँ पर यदि पहले और दूसरे कार्बन के बीच का जो बंध है वह विदलित होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 कार्बन वाला फार्मिक एसिड और यहाँ पर 3 कार्बन वाला हमें प्रोपियोनिक एसिड प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम जिस भी प्रकार का एसीटोन लेंगे उसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो रहा है, इसलिए जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होंगे उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एसीटोन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से कम होती है। तो इस तरह से हम देखें कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ दुर्बल ऑक्सीकारकों के द्वारा होने वाली एल्डिहाइडों की अभिक्रियाएं। जैसे कि मैंने बताया, एल्डिहाइड टॉलेंट रीजेंट के द्वारा भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसीलिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग हम इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर एल्डिहाइड और कीटोनों में अंतर करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टॉलेंस अभिकर्मक की अभिक्रिया। तो टॉलेंट रीजन्स के साथ अभिक्रिया देखने से पहले हम ये जान लें कि टॉलेंस रीजन क्या होता है। तो यहाँ पर हम बताएं कि जो टॉलेंस रीजेंट है वो केमिकली अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर हम देखें इसे बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे हम कहेंगे डाईएमीन सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस, और जिस पर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सिल्वर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इस तरह से ये जो टॉलेंस रीजेंट हुआ वह हुआ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कि सिल्वर है AgNH3 होल ट्वाइस और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब इस टॉलेंट रीजेंट की क्रिया जब एल्डिहाइड से होती है तो यहाँ पर हम देखें एल्डिहाइड RCHO समूह है और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम इसकी क्रिया टॉलेंट रीजेंट से कराते हैं तो यहाँ पर
जो हाइड्रोजन है एल्डिहाइड समूह, कार्बोनिल समूह से कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से विस्थापित हो जाता है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो इस तरह से हमें RCOO- यहाँ पर प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो सिल्वर था, कॉम्प्लेक्स में जो सिल्वर था वह जो कि सिल्वर आयन के रूप में था, वह सिल्वर के रूप में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ है और इसलिए सिल्वर स्वयं यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूस होने की वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उसके चारों ओर उसकी वॉल पे ये सिल्वर चिपक जाता है और जिससे जो टेस्ट ट्यूब है हमें बाहर से चमकती हुई दिखाई देती है। साथ ही यहाँ पर चूंकि ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था इसलिए यहाँ पर अमोनिया NH3 भी बाहर निकलती है और साथ में जल बनता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड की क्रिया जब हम टॉलरेंट रीजन से कराते हैं तो यहाँ पर सिल्वर रिड्यूस होती है और इसकी वजह से सिल्वर मिरर बनता है, जिससे ये पहचान कर ली जाती है कि जो अभिक्रिया मिक्सचर या अभिकारक हमें दिया गया है उसमें एल्डिहाइड मौजूद है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोनों के बीच पहचान करने के लिए हम इस टॉलरेंट रीजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही ये अभिक्रिया देते हैं। यहाँ पर यदि हम बेंजल्डिहाइड का उपयोग करें तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड भी टॉलरेंट रीजन के द्वारा बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि टॉलरेंट रीजन के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे कि कीटोन ये टॉलरेंट रीजन के साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन यदि कीटोन में अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो तो ये वहाँ पर अभिक्रिया होती है तथा यहाँ पर हमें डाई कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंट रीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर हमें डाई कीटोन देते हैं। इसके अलावा फार्मिक एसिड भी यह अभिक्रिया देता है और फार्मिक एसिड भी यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाता है और फार्मिक एसिड ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने हेमी एसिटल, जो हमने इसके पहले देखा था, हेमी एसिटल, जिसकी संरचना में हमने बताया कि कार्बन से एक एल्किल समूह होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक अल्कोहलिक समूह जुड़ा होता है और एक समूह यहाँ पर एल्कोक्सी समूह जुड़ा होता है, जिसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। ये हेमी एसिटल भी टॉलरेंस रीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर पहले ये यहाँ पर एसिटल्डिहाइड देते हैं और पुनः ये आगे और ऑक्सीकृत होने पर एसिटल्डिहाइड आगे जाकर कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि केवल एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड ही नहीं बल्कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फॉर्मिक एसिड तथा हेमी एसिटल भी टॉलरेंट अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तथा संबंधित कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इसी तरह से दूसरा अभिकर्मक है फेलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो अभिक्रिया जानने के पहले हम ये जानते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिश्रण है। इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए, यह क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय विलयन होता है, जो कि हम जानते हैं नीले रंग का होता है। दूसरा जो सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, यह कार्बनिक अम्ल का लवण होता है जिसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और इसे रोशेल-शार्ट भी कहा जाता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो ये जो टार्ट्रिक अम्ल है इसका सूत्र होता है COOH CHOH CHOH COOH और यहाँ पर हम देखें कि दोनों जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह है उसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन सोडियम आयन के द्वारा और दूसरा पोटेशियम के द्वारा रिप्लेस्ड रहता है और इस तरह ये जो रोशेल-शार्ट हुआ इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, इन दोनों की समान मात्रा, जैसे कि 1 ml ले सकते हैं, दोनों की समान मात्रा मिश्रित कर ली जाती है। और अब इस मिश्रित जो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिश्रण होता है, इसमें हम संबंधित एल्डिहाइड को डालते हैं। और जैसे ही इनके बीच हम क्रिया कराते हैं तो जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो नीले रंग का था, और जैसे ही अभिक्रिया होती है तो लाल भूरे रंग का, रेड ब्राउन कलर का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, जो कि सॉल्यूशन में या जो कार्बनिक अम्ल के एल्डिहाइड होने की पुष्टि करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्डिहाइड ले रहे हैं, कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एसिटाल्डिहाइड लिया। अब इसकी क्रिया जब हम फेलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन में हमने लिया है क्यूप्रिक सल्फेट, और यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण होना है, वह ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन देगा, जबकि यहाँ पर जो कॉपर आयन है वह रिड्यूस होगा, वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा। और यहाँ पर तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं, जबकि जो क्यूप्रिक आयन है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। या उसका जो सूत्र होगा वो होता है Cu2O, और यहाँ पर हम देखेंगे कि Cu2O, इसमें कॉपर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से, और ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है, इसका कलर होता है रेड ब्राउन, और यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनने की वजह से ही यहाँ पर अवक्षेप रेड ब्राउन कलर का आ रहा है। और यह तभी होता है जब आपके विलयन में एल्डिहाइड उपस्थित होते हैं, और इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्डिहाइड के होने की पुष्टि करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें, हमने 2 दुर्बल ऑक्सीकारकों की बात की, टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। जहाँ पर टॉलेंस रीजन सभी एल्डिहाइडों को, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वह केवल एलिफेटिक एल्डिहाइडों को ही ऑक्सीकृत करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि हम बेंजल्डिहाइड लें, तो उसके प्रति फेलिंग सॉल्यूशन की कोई क्रिया नहीं होती है। यानी कि हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यदि करते हैं तो बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया है कीटोनों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ मेथिल समूह उपस्थित होना चाहिए, यानी कि हम कहें कि मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण। और इस अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है जिसे हम कहते हैं हैलोफॉर्म, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का आप सूत्र जानते हैं, CHCl3। उसी तरह से यदि क्लोरो की जगह पर आयोडीन हो तो हम उसे कहेंगे आयोडोफॉर्म, CHI3। यदि वहाँ पर ब्रोमीन हो तो हम उसे कहेंगे ब्रोमोफॉर्म, यानी कि CHBr3। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में हैलोफॉर्म बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। इसके लिए कोई भी ऐसा कीटोन होना चाहिए जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ एक मेथिल समूह उपस्थित हो। जब इसकी क्रिया हम हैलोजन तथा क्षार, हैलोजन में यहाँ पर कोई भी हो सकता है, Cl2, Br2 या I2 हो सकता है, और क्षार में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, या हम कहें कि यहाँ पर सोडियम हाइपोहैलाइड की क्रिया जब हम इनसे कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट हमें प्राप्त होता है, और दूसरी ओर हमें हैलोफॉर्म प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया कहलाती है जिसके फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार के हैलोफॉर्म मिलते हैं। इस अभिक्रिया का भी उपयोग यहाँ पर कीटोनों की पहचान के लिए किया जाता है। जैसे जब हम यहाँ पर सोडियम हाइपो आयोडाइड का उपयोग करते हैं, तो जब यहाँ पर कीटोन में मेथिल समूह उपस्थित होता है तो यह जब इसकी क्रिया सोडियम हाइपोहैलाइड से करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनता है, यानी कि CHI3।
और ये आयोडोफॉर्म पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसके बनने से हम यहाँ पर कीटोनों के विलयन में कीटोन की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। और इसी तरह से ये जो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है उसका उपयोग हम CH3CO समूह या फिर CH3CHOH समूह के पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो ये थी एल्डिहाइड तथा कीटोनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब हम कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को जानेंगे। खासकर हम उन अभिक्रियाओं को देखते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति की वजह से होती हैं। अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड और कीटोनों में कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है उसमें कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसलिए वो ऑक्सीजन कार्बन के मध्य के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से जो अब कार्बन होता है वह कार्बन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि और इस तरह से हम देखें कि इसलिए अब जो अल्फा कार्बन वह इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और जिसकी वजह से यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन सरल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो प्रबल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये आसानी से यहाँ से H+ प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होते हैं और इसी वजह से एल्डिहाइड तथा कीटोन्स यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। दूसरी ओर हम ये कहें कि जब यहाँ से प्रोटॉन निष्कासित यानी कि अल्फा हाइड्रोजन निष्कासित हो जाता है उसके पास बचा हुआ जो रेस्ट ऋणावेशित आयन होता है वह रिजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यह भी एक वजह है कि इनमें आसानी से अल्फा हाइड्रोजन निष्कासित होते हैं और इसके साथ ही साथ ये भिन्न भिन्न प्रकार की संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया जिसे हम कहेंगे एल्डोल संघनन। अब यहाँ पर हम देखें कि जब एल्डिहाइड यदि हम लेते हैं तो जब दो एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो यहाँ पर ये तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और यहाँ से इन दो एल्डिहाइड अणुओं के से और इस तरह से जो एक संघनित संरचना बनती है उसमें एक एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होता है और साथ ही साथ एक अल्कोहलिक समूह हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है और इस प्रकार ये जो संरचना बनती है इसे हम एल्डोल संरचना कहते हैं। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर कीटोनों का उपयोग करें तो कीटोन में भी क्योंकि यहाँ पर हम देखें कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन होते हैं, जैसे हम यहाँ पर डाईमेथिल कीटोन की बात करें तो वहाँ पर हम देखें कि इनके पास दोनों तरफ कार्बन अल्फा कार्बन है और उन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो कि अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से कीटोन भी आसानी से एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं देते हैं और इस तरह से जो हमें योगात्मक कंपाउंड या संघनित कंपाउंड जो प्राप्त होता है उसमें कीटोनिक समूह भी उपस्थित होता है और एक हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है और इसलिए इस प्रकार की जो संघनित संरचना हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कीटोल। लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रिया का नाम है उसे हम चाहे वो कीटोनों की अभिक्रिया हो या फिर एल्डिहाइडों को लेकर अभिक्रिया हो रही हो, यहाँ पर सभी को हम संयुक्त रूप से एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल संघनन ही कहते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पर इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण लेकर इस अभिक्रिया को समझते हैं। एसिटाल्डिहाइड जिसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं और जो कि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन के रूप में निष्कासित होने के लिए तैयार है। जब हम इसकी क्रिया तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड
तनु क्षार के साथ कराते हैं तो हम यह जानते हैं कि जो क्षार है वह यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो यहाँ पर ये क्षार से प्राप्त होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन जाकर अल्फा हाइड्रोजन से अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है। और इस तरह से जो संरचना हमें प्राप्त होगी, यहाँ पर अब देखिए कि जब अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो अब ये जो अल्फा कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो संरचना हमें प्राप्त होगी वह होगी CH2CHO, जिसमें कि अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। अब यह अणु जाकर दूसरे एल्डिहाइड समूह से जाकर जुड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो दूसरा एल्डिहाइड समूह है कि उसमें जो कार्बोनिल समूह है उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से यह जो पहला वाला समूह है वह दूसरे वाले कार्बन से जाकर पूरी तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस तरह से हम जो संरचना प्राप्त होगी, जो सूत्र प्राप्त होगा, उसका सूत्र यदि हम लिखें तो इस तरह से होगा CHO समूह, उससे जुड़ा होगा CH2 समूह जो पहले वाले एल्डिहाइड समूह से हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा समूह है CH समूह जिसमें कि कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और साथ ही इससे जुड़ा हुआ है CH3 समूह। अब हम यहाँ पर देखें कि चूंकि ऑक्सीजन पर यहाँ पर ऋणावेश है और इस तरह से ये जो ऋणावेशित कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है यह पुनः जल से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और इस तरह से यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होगा उसमें पहले पोजीशन पर कार्बोनिल समूह, ये एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा तथा तीसरे वाले बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होगा। इस तरह से यह जो कंपाउंड मिला है उस यदि हम उसका नामकरण करें तो हम देखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर 4 कार्बन है और यहाँ पर जो बीटा पोजीशन पर है वह हाइड्रोक्सिल समूह या तीसरे नंबर के कार्बन पर हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या और जिसे हम एल्डोल कहेंगे। यह जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल प्राप्त हुआ है इसे और ज़्यादा जब हम गर्म करेंगे तो हम देखें कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन है तथा बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सिल समूह है, इन दोनों मिलकर यानी कि जल के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाते हैं और इस स्थिति में हम देखें कि अल्फा और बीटा कार्बन के मध्य एक द्विबंध आ जाता है और इस तरह से हमें यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त का यौगिक प्राप्त होता है। और इस प्रकार से यदि हम इसका नाम लिखें तो यहाँ पर अभी भी देखेंगे कि 4 कार्बन मौजूद हैं और 4 कार्बन होने के साथ ही साथ यानी कि यह ब्यूटेन का डेरिवेटिव ही है और यहाँ पर हम देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे नंबर के कार्बन पर, दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पर चूंकि द्विबंध उपस्थित है यानी कि ईन भी है और साथ में यहाँ पर एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि एल्डिहाइड के 2 अणु तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एक योगात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे हम एल्डोल कहते हैं और यह एल्डोल आगे गर्म करने पर जल के एक अणु के निष्कासन के द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक हमें देता है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं तो कीटोन के 2 अणु जैसे कि हमने यहाँ पर डाइमेथिल कीटोन लिया है एसीटोन और इसकी क्रिया जब हम क्षार यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी एसीटोन के 2 अणु आपस में संघनित हो जाते हैं और एक संघनित उत्पाद मिलता है जिसमें कि यहाँ पर यदि हम एसीटोन के 2 अणुओं का संघनन करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर जो योगात्मक उत्पाद मिलेगा उसमें दूसरे नंबर पर कीटोनिक समूह उपस्थित है तथा चौथे नंबर पर एक मेथाइल समूह भी उपस्थित होगा और एक हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्योंकि चौथे नंबर पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह है और यहाँ पर चौथे नंबर पर मेथाइल समूह भी उपस्थित है और यहाँ पर यदि हम पूरी श्रृंखला को देखें तो इसमें कुल 5 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑन।
क्योंकि जो कीटोनिक समूह है वो दूसरे नंबर पर उपस्थित है। तो इस तरह से हम देखें इस संरचना में कीटोनिक समूह भी उपस्थित है, ओन भी उपस्थित है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है और इसलिए इस जो संघनित उत्पाद को कीटोल कहा जाता है। इसी तरह से यदि इसको आगे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर हम देखें कि अल्फा और बीटा समूह से यहाँ पर हम देखें कि जो अल्फा कार्बन होगा वह कीटोनिक समूह के बाद वाला कार्बन होगा, यानी कि तीसरे नंबर का कार्बन है तथा चौथे नंबर का समूह जिसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो हाइड्रोक्सिल समूह तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़े हुए एक हाइड्रोजन के साथ जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस तरह से तीसरे और चौथे नंबर के कार्बन पर हमें एक द्विबंध प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड होगा वह उसका नाम हो जाएगा 4-मेथाइल पेंट 3-ene-2-on। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही तनुछार की उपस्थिति में संघनित होकर हमें एक योगात्मक उत्पाद, संघनन उत्पाद देते हैं। यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को और बढ़ा सकते हैं आगे। यदि यहाँ पर दो असमान एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाएं या फिर एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन लिया जाए तो उनके द्वारा भी यहाँ पर यह अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है और इस अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम यदि एक एसिटाल्डिहाइड ले लें और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड ले लें तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों के बीच में से हमें ये करना है कि दोनों जो यौगिक हैं उनके बीच में से एक जल का अणु निष्कासित कर देना है। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड तो इसमें सूत्र हो जाएगा CH3CHO। अब ये जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ पर से हटाने होंगे और दूसरी ओर यदि जो हम फॉर्मेल्डिहाइड यदि ले रहे हैं तो उसका हम सूत्र लिखेंगे HC≡OH। अब यहाँ पर ऊपर वाले जो एल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन तथा फॉर्मेल्डिहाइड से ऑक्सीजन, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर हम जल का एक अणु यहाँ निष्कासित करते हैं और शेष जो संरचना में बचती है उन्हें हम आपस में जोड़कर लिख देते हैं। तो जहाँ से जो एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, उसमें से दो हाइड्रोजन निकले हैं उससे जो बचा हुआ CH2 समूह है वह जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हम CHO CH डबल बॉन्ड CH2 ये संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड आपस में क्रॉस संघनन करके हमें भिन्न उत्पाद देते हैं। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर ये सेल्फ कंडेंसेशन भी करेंगे, यानी कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड समूह भी आपस में संघनित होंगे और इसके अलावा 2 एसिटाल्डिहाइड समूह भी आपस में संघनित होंगे और हमें भिन्न उत्पाद मिलेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब क्रॉस कंडेंसेशन होगा तो उस समय हमें भिन्न भिन्न प्रकार के संघनित उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने एक लिया है एसिटाल्डिहाइड और दूसरा लिया है यहाँ पर प्रोपेन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर 4 कंडीशन बन सकती हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो एसिटाल्डिहाइड हैं वो भी आपस में संघनित होकर उत्पाद देंगे। एक एसिटाल्डिहाइड और दूसरा प्रोपेन एल्डिहाइड आपस में संघनित होकर उत्पाद देंगे और इसके अलावा प्रोपेन एल्डिहाइड भी आपस में संघनित होकर उत्पाद बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। जैसे जब यहाँ पर 2 एसिटाल्डिहाइड आपस में संघनित होंगे तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा ब्यूटूइनॉल, जिसमें कि पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह होगा और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर एक एसिटाल्डिहाइड और दूसरा प्रोपेनएल्डिहाइड भाग लेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो जाएगी और हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो पेंटेन का व्युत्पन्न होगा। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर एक मेथाइल समूह है तथा दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य ही द्विबंध उपस्थित है और इस तरह से ये जो कंपाउंड हो गया वो हो गया 2-मेथाइल 2-ene पेंट 2-ene-ol।
इसी तरह से यहाँ पर और भी उत्पाद प्राप्त होंगे, जैसे कि एक होगा जिसमें कि दूसरे नंबर पर एक मेथाइल समूह उपस्थित है तथा दूसरे और तीसरे नंबर पर पुनः यहाँ पर द्विबंध उपस्थित है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन अल। इसी तरह से एक और उत्पाद हमें मिल सकता है जिसमें कि 5 कार्बन होंगे और इस तरह से इसमें पहले नंबर पर एल्डिहाइड समूह होगा और दूसरे और तीसरे नंबर पर यहाँ पर द्विबंध पाया जाएगा, लेकिन कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें 5 होगी और ये हो जाएगा पेंट 2 इन अल। तो इस तरह से हम देखें क्रॉस कंडेंसेशन के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के जो अल्फा बीटा और संतृप्त यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड लें और उनके बीच क्रॉस संघनन कराएं, जैसे कि यहाँ पर हम एक बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं और दूसरा हमने ले लिया है एसीटोफिनोन। अब यहाँ पर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन और इनके बीच जब हम क्रॉस कंडेंसेशन करते हैं तो भी हमें यहाँ पर योगात्मक उत्पाद प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमें करना ये है कि जो एल्डिहाइड समूह है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और दूसरे समय तरफ जो कीटोन समूह से जुड़ा हुआ जो मेथाइल समूह है उस मेथाइल समूह में से हमें 2 हाइड्रोजन हटाना है और पूरा का पूरा दोनों जो शेष बचते हैं हमारे पास उनको आपस में जोड़कर लिख देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो सूत्र मिलेगा वो हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C6H5। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि अब जो द्विबंध है वह यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पर है तथा पहले और तीसरे नंबर के कार्बन पर फिनाइल समूह उपस्थित है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइफिनाइल 2 इन 1 ओन, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन पर यहाँ पर कीटोन समूह उपस्थित है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कंडेंसेशन है वह सामान्य संघनन की क्रिया के द्वारा हमें भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं, संघनित उत्पाद प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जब हम क्रॉस कंडेंसेशन करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न अल्फा बीटा और संतृप्त यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन में जहां हमने देखा कि यह अभिक्रिया उन एल्डिहाइड तथा कीटोनों में होती है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब हम एक विशेष अभिक्रिया देखने जा रहे हैं जो ऐसे एल्डिहाइडों में होती है जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि ऐसे एल्डिहाइड के उदाहरण जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जिसका सूत्र होगा HCHO। यहाँ पर हम देखें कि इसमें जो कार्बन है वह उससे जुड़ा हुआ कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है और जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं होंगे। दूसरी ओर यहाँ पर हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की हम संरचना देखें तो यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग है जिससे जुड़ा हुआ CHO समूह है। तो यहाँ पर देखें कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या उसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ ये पूरे 4 बंध बनाए हुआ है इसने, एक 3 बंध इसके दूसरे रिंग से कार्बन से बने हुए हैं, एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड और चौथा बंध यहाँ पर CHO समूह के द्वारा बना हुआ है, यानी कि इसके पास भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड ये अभिक्रिया देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि ये जो अभिक्रिया होती है प्रबल क्षारीय माध्यम में होती है और इसके लिए हमें सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा गर्म करने की भी आवश्यकता होती है। इस स्थिति को इस जो अभिक्रिया है इसे हम असमानुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यदि फॉर्मेल्डिहाइड भाग ले रहा है या जो भी एल्डिहाइड भाग लेता है उसके 2 अणु भाग लेंगे और इसमें से एक अणु का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लेते हैं और इसकी क्रिया जब हम सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो एक अणु होगा वह ऑक्सीडाइज होकर अम्ल का
पोटेशियम लवण बनाएगा, जबकि दूसरा अणु यहाँ पर अपचयित होकर मेथेनॉल में परिवर्तित होगा। क्योंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड जब ऑक्सीकृत होंगे तो एसिड बनते हैं और जब ये अपचयित होते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एसिड न बनकर, चूंकि हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साल्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर एसिड का पोटेशियम साल्ट बनेगा और दूसरा बनेगा अल्कोहल। तो इस तरह से हम देखें जो कैनिजारो अभिक्रिया है वह असमानुपातन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, जिसमें कि एक कारक के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि एक ही अणु का ऑक्सीकरण होगा और उसके दूसरे अणु का अपचयन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक एल्डिहाइड कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं और ये तब देते हैं जबकि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड समूह मेटा निर्देशी समूह होता है। जैसे कि यदि हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया यदि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर मेटा पोजीशन है, उस समय वहाँ पर एक नाइट्रो समूह की एंट्री हो जाती है और इस तरह से हमें मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखें कि एल्डिहाइड तथा कीटोन भिन्न भिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं देते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं भी देते हैं और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं भी देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें भिन्न भिन्न प्रकार के औद्योगिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो एल्डिहाइडों और कीटोनों की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को जान लेने के बाद अब हम इनके गुणों के जानते हैं या इनका उपयोग जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ही इनकी केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अधिक उपयोगिता है। ये बहुत सारे पदार्थों के लिए विलायक के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं, या ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, या फिर ये विभिन्न फ्लेवर देने वाले या फिर टेस्ट देने वाले यौगिकों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि हमने एसीटोन, यह एक बहुत अच्छा विलायक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन, 40% जलीय विलयन ये फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके जो लेबोरेटरी है उसमें विभिन्न जीवों के जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि जो एसिटल्डिहाइड है इसका उपयोग भी बहुत सारे बहुलकों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपने बेकेलाइट का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा पॉलीमर है और इसको बनाने के लिए बेंजीन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है और इसे बेंजीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। और ये जिसका इस बहुलक का काफ़ी पदार्थ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कुछ यौगिकों के साथ एडहेसिव बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि बेंजल्डिहाइड का उपयोग बहुत से खाद्य पदार्थों तथा बहुत सारे औषधीय पदार्थों जो होते हैं, औषधियाँ होती हैं, उनके लिए भी प्रारंभिक पदार्थ के तौर पर तथा उनको फ्लेवर या फ्रेग्रेंस देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा मैंने जैसे कि अध्याय के शुरू में बताया था, इनका जो उपयोग है मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन, जो अधिक अणुभार वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तथा औषधियों को फ्लेवर और फ्रेग्रेंस देने के लिए, सुगंध और स्वाद देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि एल्डिहाइड तक कीटोन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।